नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें टॉपिक है क्या, कब, कहाँ, कैसे, आरंभिक मानव, संग्राहक से उत्पादक तक। ये 3 चैप्टर हैं आपके। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि लिखा गया, लाखों वर्ष पहले नर्मदा तथा ऐसी ही अन्य नदियों के किनारे लोगों का निवास था। लाखों वर्ष पहले नर्मदा और ऐसी ही अन्य नदियों के किनारे लोगों का निवास था, जिनके द्वारा खाने के लिए जड़, फूल, फल आदि का संग्रह किया जाता था, जिससे वे क्या थे? संग्राहक थे। ठीक है, यानी कि लाखों वर्ष पहले नर्मदा और ऐसी ही जो भी नदियां हुई, उनके किनारे लोगों का निवास था और उनके द्वारा खाने की चीज़ों के लिए या खाने के लिए जड़, फूल, फल तथा अन्य चीज़ों का संग्रह किया गया, जिसकी वजह से यानी संग्रह करने के कारण उनको संग्राहक कहा गया। फिर कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे इन्होंने जानवरों का शिकार अर्थात आखेट भी करना प्रारंभ कर दिया। अतः यह प्रारंभिक मानव या अतः इस प्रारंभिक मानव को क्या कहा गया? आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरंभिक मानव क्या कहलाते थे या आरंभिक मानवों को क्या कहा गया? तो आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया। ये आखेटक खाद्य संग्राहक यानी कि ये प्रारंभिक मानव मौसम और अन्य चीज़ों से सुरक्षा के लिए जहाँ रहते थे, वह स्थान इनका आवास कहलाती थी, और जिस स्थान पे यह कुछ लंबी अवधि के लिए रुकते थे, वह इनका आवासीय स्थल कहलाती थी। ठीक है, यानी कि ये प्रारंभिक मानव यानी प्रारंभिक मानवों को सबसे पहले क्या कहा गया? आखेटक खाद्य संग्राहक। और ये आखेटक खाद्य संग्राहक जहाँ पर भी रुकते थे या ठहरते थे कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए, वह इनका आवास कहलाती थी, और जहाँ ये लंबी अवधि के लिए रुकते थे वह इनका आवासीय स्थल कहलाती थी। और प्रायः ये लोग पत्थर प्राप्ति स्थल यानी जहाँ से पत्थर प्राप्त हो सकें, ऐसे पत्थर प्राप्ति स्थल पर ही रहना पसंद करते थे, जिससे पत्थर प्राप्त कर अच्छे किस्म के औजार बनाए जा सके, जिसे इनका उद्योग स्थल कहते हैं या कहा गया। उद्योग स्थल किसे कहा गया? तो जो पत्थर प्राप्त करने का स्थल होगा या पत्थर प्राप्ति स्थल होगा, उसे इनका उद्योग स्थल कहा गया। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि प्रारंभिक मानवों को क्या कहा गया है। तो प्रारंभिक मानवों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया। और प्रारंभिक मानवों का आवास क्या था? तो जहाँ ये कुछ अवधि के लिए या कुछ समय के लिए रुकते थे, ठहरते थे, उसे इनका आवास कहते थे। और आवासीय स्थल किसे कहा जाता है? तो जहाँ पर ये प्रारंभिक मानव कुछ लंबे समय के लिए रुक जाते थे, ठहरते थे, उसे इनका आवासीय स्थल कहा जाता था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उद्योग स्थल, प्रारंभिक मानवों का उद्योग स्थल क्या था? तो पत्थर प्राप्ति स्थल, जिससे पत्थर प्राप्त करके अच्छे औजार बनाए जा सके, वही इन प्रारंभिक मानवों के क्या होते थे? उद्योग स्थल होते थे। इन प्रारंभिक मानवों के द्वारा या मानव के द्वारा पत्थर के औजार बनाने के लिए एक तकनीक का प्रयोग किया जाता था, जिसे क्या कहा गया? दबाव शल्क तकनीक कहा गया। दबाव शल्क तकनीक कहा गया, जिसमें क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर हथौड़ी नुमा पत्थर से वार करके शल्क निकालकर वांछित आकृति देते थे। शल्क पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, जो सपोज दैट कि छेनी से काट करके छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े निकाले जाएं, उसी को कहा गया शल्क। जिस स्थल से मानव इतिहास से संबंधित वस्तु प्राप्त होती है, उसे या उन्हें पूरा स्थल कहते हैं। ध्यान देंगे इस पे।
जिस स्थल से मानव इतिहास से संबंधित वस्तु प्राप्त होती है, जिसे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उस स्थल को या उन्हें पुरा स्थल कहते हैं। और उस पुरा स्थल से प्राप्त वस्तुओं को स्रोत कहते हैं या स्रोत कहा गया। और इस पुरा स्थल से प्राप्त स्रोत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ऐतिहासिक प्रमाण क्या कहलाते हैं, तो स्रोत प्राप्त होने के स्थल क्या कहलाते? पुरा स्थल। और स्रोतों का अध्ययन कौन करता है या पुरा स्थल से प्राप्त स्रोतों का अध्ययन कौन करता है? क्या हो जाएगा वो? पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता। धीरे धीरे मानव के अंदर कृषि के संबंध में विकास भी हुआ। ध्यान देंगे कि पहले मानव संग्राहक था, जो कि फल फूल जड़ें आदि का संग्रह करता था खाने के लिए। फिर उसने शिकार भी किया, यानी कि संग्रह करने के साथ साथ शिकार भी किया, जिससे वह मानव आखेटक खाद्य संग्रह कहलाया। फिर उसी मानव के अंदर कृषि का विकास हुआ, यानी कि उसने फसलों को भी उगाना धीरे धीरे प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे मानव के अंदर कृषि का विकास हुआ और उत्तर पश्चिम में दो क्षेत्र, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, धीरे धीरे मानव के अंदर कृषि का विकास हुआ और उत्तर पश्चिम में सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के कुछ स्थानों पर रहने वाले गांव के स्त्री पुरुषों के द्वारा, यानी गांव के लोगों के द्वारा लगभग 8000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले का मतलब क्या हो जाएगा? 6000 ईसा पूर्व, 6000 BC। ठीक है, ये 6000 BC इसको हम कहेंगे, क्योंकि NCERT के आधार पे हम देखेंगे तो जो तिथि ली गई है वो सन 2000 तक के तिथि को अभी तक किताबों में दिया जाता है। और ये 2020 जैसा कि हमारा चल रहा है, तो इसमें 20 साल हम ऐड नहीं करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। तो लगभग 8000 वर्ष पहले, यानी कि 6000 BC में या 6000 ईसा पूर्व गेहूं और जौ को सबसे पहले उगाया गया। ये 2 बार क्वेश्चन आया है। इसके डायरेक्शन को हम यदि डायरेक्शन का बात करेंगे तो इसके डायरेक्शन में हमारा ये डायरेक्शन निकल करके आएगा, यानी कि पश्चिमोत्तर। तो मानव के अंदर धीरे धीरे कृषि के संबंध में विकास होता है और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के कुछ इलाकों में रहने वाले गांव के लोगों के द्वारा या स्त्री पुरुषों के द्वारा, जिनके द्वारा गाय बैल भेड़ बकरी आदि पशुओं को भी पाला जाता था, उन्होंने ही सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल लगभग 8000 वर्ष पहले उगाई थी। इसी प्रकार से उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां आप जानते होंगे। उत्तर पूर्व के क्षेत्र में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य के इलाके में भी कृषि का विकास हुआ, यानी विंध्य पहाड़ी के क्षेत्रों में भी कृषि का विकास हुआ। और विंध्य क्षेत्र के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा, यानी गांव के ही लोगों के द्वारा चावल सर्वप्रथम उगाया गया। अब मानव के अंदर धीरे धीरे मानव क्या करता था? पहले आखेटक खाद्य संग्राहक था, पहले संग्राहक था जो कि फल फूल और जड़ों का संग्रह करता था, फिर आखेटक खाद्य संग्राहक बना। उसके बाद उस मानव के द्वारा अपने ठहरने के लिए जिस जगह का प्रयोग किया जाता था उसे उनका आवास कहा जाता था, और जहाँ पे लंबी अवधि के लिए वह रुकता था उसे उनका आवासीय स्थल कहा जाता था। और ये प्रायः पत्थर प्राप्ति स्थल पे ही रहते थे या निवास करते थे, जिससे अच्छे किस्म के औजार बनाए जा सके, पत्थर के औजार पत्थर प्राप्त करके, जिससे उनका उद्योग स्थल कहा गया। और मानवों के अंदर कृषि का विकास धीरे धीरे होता और लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ की फसल सबसे पहले किरथर और सुलेमान पहाड़ी के क्षेत्र में, जो कि पाकिस्तान में है, उगाया गया। और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य के इलाकों में भी कृषि का विकास हुआ और विंध्य के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा चावल सर्वप्रथम उगाया गया। अब इन्हीं मानवों के अंदर धीरे धीरे
इनको कृषि के बारे में जानकारी हो जाती है, तो फिर इनके अंदर धीरे धीरे बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि केवल मानव बसना प्रारंभ किया है अभी, न कि उसने अपने लिए मकान बनाना प्रारंभ किया है। तो लोगों में बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ लगभग 12,000 साल पहले हुआ। लगभग 8,000 वर्ष पहले मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान का इलाका में बस्ती का विकास हुआ। ठीक है, लोगों में बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ लगभग 12,000 साल पहले हुआ। वहीं मेहरगढ़ के इलाके में लगभग 8,000 वर्ष पहले आरंभिक बस्तियों का या बस्ती का आरंभ हुआ, और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4300 वर्ष पूर्व क्या होता है, आरंभिक नगरों का विकास होता है। और गंगा तथा इसकी सहायक नदी और समुद्र तटवर्ती इलाकों में लगभग 2500 वर्ष पहले नगरों का विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्रों को प्राचीन काल में हम मगध के नाम से जानते थे, या मगध के नाम से इसे जाना जाता था। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध जो है वो गंगा के किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण हो जाता है इसका आंसर। और ये क्वेश्चन भरने के लिए दिया था कि गंगा की सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मगध। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं हम देश के नाम के लिए, यानी हमारे देश का नाम इंडिया या फिर भारत किस आधार पर पड़ा है या कैसे दिया गया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं, या जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने इस इंडस नदी को हिंदोस अथवा इंदोस नदी कहा, और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूप्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा। यानी इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा गया है। ईरानियों और यूनानियों ने इसी सिंधु नदी को, जो कि 2500 वर्ष पूर्व आए थे, 2500 साल पहले आए थे, तो उन ईरानियों और यूनानियों ने इस सिंधु नदी को हिंदोस नदी या इंदोस नदी कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भी भूप्रदेश थे या भूभाग थे उसको क्या कहा, इंडिया कहा। भारत शब्द की यदि हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, ये समूह कौन सा था, हम आर्यों के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत शब्द का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हम बात करते हैं तो आर्यों की बात करते हैं, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता भी है। और उत्तर पश्चिम में ये मूल रूप से पंजाब के क्षेत्र में बसे थे। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश या पंजाब के क्षेत्र में बसे थे। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, या मतलब भारत के सेंटेंस में पूछा था कि आर्यों का निवास स्थान कहाँ था भारत के क्षेत्र में, तो वहाँ पे पंजाब न दे करके आपका ये दिशा संबंधी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पे उत्तर पश्चिमी इलाका। आगे बात करते हैं तिथियों की। तो हम यहाँ पे 2 तिथि की बात करेंगे, एक बीसी की बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे एडी की। ठीक है, तो बीसी का अर्थ क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। मान लो ईसा मसीह का जन्म हुआ, अब यहाँ से एक एरा स्टार्ट हो गई जिसको हम ईसवी सन कहते हैं, तो उसके पहले का समय जो है वो माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो मान लो ईसा मसीह का जन्म हुआ, वहाँ से एक तिथि स्टार्ट हुई या एक एरा स्टार्ट हो गया, एक प्रारंभ हो गया, जिसको हम ईसवी सन के नाम से जानते हैं, यानी वो बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता जाता है। तो उसके पहले की जो भी घटनाएं घटी थी या उसके पहले की जो भी घटनाएं हुई उसको या उसके लिए बीसी का यानी बिफोर क्राइस्ट का यानी ईसा मसीह के जन्म से
पहले के समय के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो इसे बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय कहते हैं। इसे हिंदी में ईसा पूर्व लिखते हैं। बीसी के स्थान पे कभी कभी बीसीई का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के रूप में होता है। कभी कभी बीसी के स्थान पे बीपी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट। तो बीपी का अर्थ क्या हो जाता है? बिफोर प्रेजेंट। यानी कि बिफोर प्रेजेंट में हम बात किसकी करते हैं? अब से लेकर के पहले का समय। यानी हमने कहा कि अब से लेकर के पहले का समय। बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय, और बिफोर प्रेजेंट का मतलब होता है अब से, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जो समय चला। जैसे एक उदाहरण लें कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 बीसी हुआ, लेकिन कितने बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट उनका जन्म हुआ था? तो हम 563 बीसी में 2020 ईस्वी ऐड करेंगे तो उतने वर्ष पहले क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं एडी की, यानी एन्नो डोमिनी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो एडी एन्नो डोमिनी अर्थात ईसा के, एडी का अर्थ एन्नो डोमिनी अर्थात ईसा के जन्म के बाद प्रारंभ होने वाला समय है। हिंदी में इसे ईस्वी लिखते हैं, और कभी कभी एडी के स्थान पे सीई का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग कॉमन एरा के रूप में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉमन एरा क्या होता है। तो कॉमन एरा तिथि निर्धारण की एक एरा है, जिसका प्रयोग अब ज़्यादातर यूरोपियन कैलेंडर में हो रहा है। और यहाँ पर बीसी के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर इसी के सेंटेंस में, एडी के ही सेंटेंस में क्वेश्चन आया था कि सन 2012 एडी को हम क्या लिखेंगे? सन 2012 ईस्वी को या एडी को हम क्या लिखेंगे? तो उसमें सही आंसर होगा 2012 सीई, न कि ईसी, न कि बीसी और न कि एडी। इसमें पहला फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2012 ईस्वी यानी एडी को हम क्या लिखेंगे। तो वहाँ पर आपका पहला आंसर 2012 एडी, 2012 सीई, 2012 ईसी और इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा? 2012 सीई, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।